बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, सानेह मच के मुतासरीन छठे रोज़ भी सड़कों पर बैठे रहे, मुतालबा वही दोहराते रहे कि वज़ीर आज़म आएंगे तभी हम मुज़ाकरात करेंगे और तभी धरना ख़त्म करने का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि आप अभी मैयतों को दफना दें, मैं अभी आ जाऊँगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि दुनिया के किसी मुल्क में ऐसे वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल नहीं किया जाता। आज कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो कल डाकुओं का टोला भी ब्लैकमेल करेगा। वज़ीर आज़म के इस बयान को लेकर अपोजिशन ने भी काफ़ी वावेला किया है। सियासी सूरत हाल, मुल्की सूरत हाल की मजमूई तौर पर हम नज़र डालेंगे। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज पैनल में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब, एडिटर इस्लामाबाद रोज़नामा 92 न्यूज़ राव खालिद साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी साहब। राना साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त जो सिनेरियो बन चुका है और अपोजिशन ने जिस तरह इसको हैंडल किया और जिस तरीके से इसे मिस हैंडल किया, दोनों तरीके, यानी अपोजिशन की नज़र में वो हैंडल करना था और हुकूमत की नज़र में वो मिस हैंडल करना था। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो पूरा सिनेरियो बन चुका है इसमें अपोजिशन का किरदार कैसा है और हुकूमत का किरदार कैसा है? लेकिन इस पर बाद में बात करते हैं। वज़ीर आज़म ने जो कहा है वो पहले सुन लेते हैं। इस वक्त बड़ी मुश्किल में हमारे कोयटा के अंदर हमारी हज़ारा कम्युनिटी के लोग बैठे हुए हैं। शायद सबसे ज़्यादा जुल्म इनके ऊपर हुआ है। जब सब डिमांड्स भी आपकी मान ली है तो ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते। हर कोई ब्लैकमेल करेगा। मैंने उनको कहा है अगर आज अब उनको दफनाते हैं, मैं आज कोयटा जाता हूँ और लवाकिन को मिलता हूँ। राना साहब, क्या समझते हैं किरदार दोनों जानिब से कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासर, बहुत से लोग तनकीद भी करेंगे, इस बात पे चीखेंगे भी। मैं सुबह से सोशल मीडिया देख रहा हूँ। अगर आप हकीकत जाने, इसमें कोई शक नहीं कि मच के हज़ारा बरादरी के लोगों के साथ जुल्म की इंतहा हो गई है। कोई दूसरी इसमें राय नहीं। इमरान खान साहब ने जो कहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान, एक वज़ीर आज़म को यही कहना चाहिए। मुझे एक बात बताएं, आप जो मुतालबात रख रहे हैं वो कह रहे हैं जब हम आपके मुतालबात जायज़ मुतालबात मान रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब आप अपनी तदफीन करें बतौर वज़ीर आज़म। वो कह रहे हैं मीडिया पे आके साफ कह रहे हैं मैं उसी वक्त आ जाऊँगा। अगर आपने ये शर्त रखनी है कि वज़ीर आज़म आएगा तो फिर तदफीन होगी, तो कल और किसी जगह 6 लोग शहीद हो जाते हैं, किसी जगह 20 लोग मारे जाते हैं, वो लोग भी इस तरह सड़कें बंद करके बैठ जाते हैं। तो क्या ये किसी रियासत के अंदर होता है? एक बड़ा सिंपल सा, किसी रियासत के अंदर नहीं होता, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता, किसी जगह नहीं होता। देखें न्यूजीलैंड में इतना बड़ा वाक़या हो गया, वहाँ की वज़ीर आज़म गई लेकिन वहाँ पर लोग लाशें रख के नहीं बैठे। इसी तरह दीगर ममालिक के अंदर भी हुआ, लाशें रख के नहीं लोग बैठते। सानिया, मैंने कह रहा हूँ बेइंतहा जुल्म हुआ है, इससे बढ़ के जुल्म और हो क्या सकता है? लेकिन बहुत सी चीज़ें सोचने वाली होंगी। क्या वज़ीर आज़म जानबूझ के नहीं जा रहे? क्या कातिल वज़ीर आज़म के पास हैं? क्या वज़ीर आज़म इस कत्ल में मुलव्वस हैं? क्या कोई और मामला है? ऐसा कोई मामला नहीं था। देखें, सिक्योरिटी इदारे जो हैं बाकायदा क्लीनेस देते हैं। उसके बाद आप देखें कि इसी जगह, इसी शहर के अंदर यानी कोयटा में ही आपके एफसी के कितने रहलकार शहीद होते हैं? इसी बलोचिस्तान में, याद है ना आपको? इसी शहर के अंदर और कितने लोग टारगेट किलिंग का निशाना बनते हैं? कराची में कितने लोग बनते हैं? देखें, बाकायदा वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर तफरका वारियत पैदा करना चाहते हैं, फ़िरका वारियत पैदा करना चाहते हैं, वो लोग इस पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म वहाँ जाते हैं, उसी पंडाल में से कोई ऐसा शख्स जो शर्मंद हो उठ जाए और उठकर कोई ऐसी हरकत कर दे, उसके बाद क्या होगा? आज आपके पाकिस्तान के इन एहतजाज, इन जगहों को, इन तमाम मुजाहिरों को भारत बहुत दिखा रहा है। मुझे तो अफसोस हो रहा है खासकर अपनी अपोजिशन पे। ऐसे मामलात पर एक होना चाहिए। हज़ारा बरादरी से अगर इनको मोहब्बत थी तो जनाब आज बैठते ना वहाँ पे, क्यों कराची चलेंगी मोहतरमा? प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी धुआंधार की है। इजहार यकजहती तो ये था, वो जितने PDM के लोग गए थे बैठते उनके साथ, कहते जनाब हम भी आपके साथ आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। हम भी सख्त सर्दी में 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे बैठेंगे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे बैठेंगे, 2 पे बैठेंगे, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो। आप लोग गए हैं वहाँ पे, जाके तस्वीरें बनाई हैं, वीडियो साथ रखी हुई है और जाके अपना वहाँ पे काम करना शुरू कर दी है। मुझे एक बात बताएं यासर साहब, इसी लाहौर शहर के अंदर सानिया मॉडल टाउन छोटा था क्या? वहाँ पे जो लोग शहीद हुए थे, जो मरे थे, उन पर मोहतरमा उस वक्त कहाँ थी? उस वक्त इनको आवाज़ क्यों नहीं आती थी? आज जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है
कि जनाब रियासत जो होती है वो माँ होती है, बिल्कुल रियासत का हुक्मरान बाप होता है, बिल्कुल अब दुरुस्त कह रही हैं। तो जब इनके दौर में ये सब कुछ था तो इन्होंने कहा जो नहीं जाता, जो लफ्ज़ अदा किया मरियम साहिबा का वो भी सुन लीजिएगा। तो उस वक्त जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और ये वाक़या हुआ था, तो वो जब नहीं गए थे तो उस वक्त क्या था। देखिए इमरान खान साहब ने गलत किया जब अपोजिशन लीडर थे, तारीख़ अपने आप को दोहराती है। ये वहाँ पे गए, इन्होंने जाके वहाँ पे जो कुछ किया, जो तकरीर की, आज वही इनको सामना करना पा रहा है। लेकिन आज हालात चेंज हैं। आज पाकिस्तान के अंदर सबको यकजहती करनी होगी, सबको एक जगह खड़ा होना होगा। अपोजिशन जो है उसके लिए अब पीडीएम को सारा कुछ भूल गया है। महंगाई बोल गई, पीडीएम को जाली असम्बलियाँ जिसे कहती थी बोल गई, पीडीएम पाकिस्तान की मौशियत की दवाई कहती थी बोल गई। अब सियासत हो रही है कि किसी तरीके से इस मामले को इतना उछाला जाए, इतना उछाला जाए कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। मुझे एक बात बताएं, फौरी तौर पर पूरे पाकिस्तान के अंदर रोड्स क्यों ब्लॉक किए हुए? उन रोड्स ब्लॉक करने वालों में क्या सिर्फ हज़ारा बरादरी से मोहब्बत वाले लोग हैं? बाकी कौन कौन है? कहाँ कहाँ पे किस किस को रोड ब्लॉक किया गया, क्यों किया गया? कराची, लाहौर, बहुत से शहरों में एहतजाज जारी है। आम आदमी जो है, जो आम शहरी है, उसका क्या कसूर है? यानी ये एक सवाल है कि आम शहरी, बहुत से जगहों पे तल कलामी भी हुई। कराची में वाकया पेश आया, 6 मोटरसाइकिल्स जला दी गई हैं। धरना मुजाहिरीन और शहरियों के दरमियान ये तल कलामी हुई है। राव साहब, आप क्या समझते हैं, जैसा कि राना साहब ने ये कहा कि माजी में वज़ीर आज़म इमरान खान जब अपोजिशन में थे तब वो गए, वो उनका गलत इकदाम था। आपकी नज़र में उनका वो गलत इकदाम था या अपोजिशन जो कह रही है कि अब जो नहीं जा रहे ये गलत इकदाम है? यासिर, मैं एक इंतहाई जो अफसोसनाक इसमें पहलू है वो ये है कि ये पहला वाक़या नहीं है। हज़ारा के साथ मुसलसल ये हो रहा है, एक पैटर्न के साथ होता रहा है। अल्लाह करे ये आखिरी वाक़या हो और इसके बाद ये चीज़ें ना हो। इस पर बहुत से स्टेप्स भी लिए गए, बहुत सी चीज़ें करने की कोशिश भी की गई, लेकिन ताहाल हम इसको एड्रेस नहीं करते। ख़ास किस्म की इन्वायरमेंट है पाकिस्तान में ओवरऑल, और बलूचिस्तान में ख़ास पैटर्न है। एक जो सॉफ्ट बैली है ना, वो हिट की जाती है, जहाँ से आपको ना सिर्फ ये कि आप जानी नुकसान कर रहे हैं, बल्कि मुल्क के अंदर एक इंतशार की सूरत पैदा कर रहे हैं, जिसमें शिया सुन्नी फसाद की बात प्राइम मिनिस्टर भी करते रहे और होता रहा। यहाँ पे ये कोई ऐसी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि हम कहें कि जी ये यहाँ पे मसला नहीं रहा, इसको दोबारा से पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस सारी सूरत हाल में हम कर क्या रहे हैं? उन्होंने शर्त लगाई प्राइम मिनिस्टर आए, दुरुस्त होगी उनकी शर्त। प्राइम मिनिस्टर अगर नहीं जा रहे, उनको अगर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसकी तदफीन कर दें, मैं हाज़िर हो जाऊंगा, तो वो मेरा ख्याल है वो भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तौर पे अगर आप उनको कठोर दिल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी वज़ीर आज़म के तौर पे उनकी बात भी माननी चाहिए। अगर वो पाकिस्तान के बाप है रियासत के, तो बाप की बात भी माननी चाहिए। तो हमने रुख बिल्कुल ही और तरफ ले गए हैं। जो असल मामला है, जो असल बात है, उससे बिल्कुल हम हट गए हैं। इशू ये है कि तदफीन कब होगी, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं जा रहे, ये सारी बहस एक और तरफ निकल गई है। ये बेसिकली उन लोगों के साथ भी जुल्म है जिनके साथ ये मुसलसल होता आ रहा है, और हमारे पाकिस्तान के साथ भी जुल्म है जो साल साल से दहशत गर्दी का शिकार है, जहाँ पे रोज़ हमें लाशें उठाने पड़ते हैं। राना साहब ने ठीक फरमाया कि अगर इस तरह की सूरत हाल में हर जगह पे लोग रख के बैठ जाएँ तो ये बहुत एक अजीब सी सूरत हाल हो जाएगी। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मुवाजना मेरा ख्याल है इसमें बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। न्यूजीलैंड में एक वाक़या हुआ, अल्लाह ना करे कोई दोबारा कहीं कोई ऐसी चीज़ हो, किसी मुल्क में भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा मुवाजना ठीक नहीं है। हम असल सूरत हाल पर हमें फोकस करना चाहिए था कि इतने अरसे से हो रहा है, अब तक उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है। ये वाकया जो हुआ है, इसके कहाँ डांडे जाके मिलते हैं, इसमें जो तहकीकात हो रही है उसकी क्या आज हमें यहाँ बैठ के मुझे ये डिमांड करनी चाहिए जी मुझे बताएं 5 दिन हो गए हैं, 7 दिन हो गए हैं, तदफीन की बात नहीं करनी चाहिए, मुझे बताएं कि जी आपने क्या किया, कितने लोग पकड़े गए, आपने इस पे अब तक कार्रवाई क्या हुई, अब तक जो होता आ रहा है उस पर ऊपर आपने जो स्टेप्स लिए थे। आर्मी चीफ एक दफ़ा गए थे वहाँ पर धरना ख़त्म कराने के लिए, तो उसके बाद से जो स्टेप्स लिए गए, जो इदारों ने जो स्टेप्स उठाए, उसके नतीजे में क्या बेहतरी आई है। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं कि जैसा कि अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, मरियम नवाज साहिबा का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि कौन सी मसलहत थी जिसने उन्हें जाने से रोका, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप मजलूमों को ब्लैकमेलर कह रहे हैं। आपकी नज़र में क्या वज़ीर आज़म अल्फाज का चुनाव बेहतर कर सकते थे इससे, या फिर वज़ीर आज़म ने जो बात कही वो बरहक है?
जैसे देखिए, शान मच पर वज़ीर-ए-आज़म समेत इस मुल्क का हर दिल रखने वाला शहरी गमगीन है, उसकी आंख अश्कबार है। मामला ये है कि अपोजिशन को तो काफ़ी अरसे से उन्होंने माहौल एक हुकूमत के खिलाफ महाज गर्म कर रखा था। उन्हें कोई ना कोई ऐसा मौका चाहिए था जिसके ऊपर वो उस मौके की आड़ में हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाएं। लेकिन मामला ये है कि जिस सूरत हाल का सामना था पूरी कौम को, हुकूमत वक्त को, उसके पेश नज़र कुछ ऐसी तदाबीर करने की ऐसा ज़रूरत थी जिसके तहत ये मामला, ये इस इशू को रिजॉल्व भी किया जाए। जिन जो फैमिली के लवाहिकीन हैं उनके दुखों पर मरहम भी रखा जा सके और सूरत हाल मज़ीद गंभीर ना हो। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ ये एक प्रॉब्लम रहा है, ये एक उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि अल्फाज के चुनाव के अंदर मुतअद्दिद मरतबा उनसे बड़ी गलतियां हुई हैं। वो अप्रोप्रिएट वर्ड्स इस्तेमाल नहीं कर पाते। जिस तरीके से आज उन्होंने एक ब्लैकमेलिंग का वर्ड यूज़ किया, यकीनी तौर के ऊपर उनकी ये इंटेंशन नहीं थी और उन्होंने उससे पहले भी और उसके बाद भी अपने दुख दर्द का इजहार किया। लेकिन बहुत से इंटरव्यूज़ के अंदर बहुत से मौक़ों के ऊपर उनसे गैर मुनासिब अल्फाज का चुनाव हुआ, जिसकी वजह से अब अपोजिशन उसको मजीद उछाल रही है। एक अपोजिशन लीडर की और एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन का बड़ा फ़र्क है कि किस सूरत हाल को, किस सिचुएशन को, किस क्राइसिस को कैसे हैंडल करना है, कैसे रिएक्ट करना है। दोनों में बहुत फ़र्क है। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इक़्तिदार में आने से पहले, इमरान खान साहब जब अमरीकी ड्रोन हमलों के खिलाफ आवाज़ उठी, उन्होंने एहतजाज का सिलसिला शुरू किया तो फाटक के अंदर वो एक बहुत बड़ी रैली लेकर गए थे। उस वक्त खदशात थे कि इस रैली के ऊपर ड्रोन हमला ही ना हो जाए, लेकिन वो पहुंचे थे वहां पर। इसी तरह बलूचिस्तान या हज़ारा के जो दीगर इससे माजी के अंदर जिन लोगों के ऊपर इस किस्म के जुल्म हुए, शहीद लोग किए गए, उनके इमरान खान साहब ने उस वक्त बहुत बबांगे दहल आवाज़ बुलंद की। कराची के अंदर दहशतगर्दी का मामला हो, इमरान खान साहब ने आवाज़ बबांगे दहल बुलंद की। उनकी इंटेंशन के ऊपर कोई शक नहीं है, लेकिन मामला वो है कि अल्फाज का चुनाव शायद दुरुस्त नहीं था और उसके बाद हुकूमत को और प्राइम मिनिस्टर के सामने जो रिपोर्ट्स और जो मसाइल हैं उसके पेश नज़र उन्होंने फैसला करना है। और अपोजिशन से आप इस हालात के अंदर कतन तवक्को नहीं रख सकते कि कैसे क्रिटिकल मौके के ऊपर के वो इस मौके के ऊपर हुकूमत को स्पेयर करेगी और अब या वो इस मौके के ऊपर, यानी अपोजिशन के रवैये में बेहतरी क्यों नहीं है? राना साहब, राहत इंदौरी साहब का शेर है कि जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, कि रायदार है जाती मकान थोड़ी है। खान साहब आज वजीर आजम है, कल हो सकता है अपोजिशन में हो और अपोजिशन वाले हो सकता है बरसरे इक्तदार हों। तो उस वक्त अगर इस तरह के वाकयात अल्लाह ना करे रूनमा हो जाए या किसी ऐसे वाक़े पे जिस पे सियासत नहीं होनी चाहिए तब वो सियासत करना शुरू कर दें, तो मुल्की हालात बेहतरी की जानिब किस तरह माइल होंगे? नहीं हो सकते। देखें, चाहे मैंने तो पहले कहा कि खान साहब ने माजी में जो किया, जो वहाँ जाकर जो तकरीर की, गलत की, नहीं करनी चाहिए थी। जहाँ पाकिस्तान का मामला होता है, जहाँ हमें यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए, वहाँ पे कोई अपोजिशन नहीं होती, कोई हुकूमत नहीं होती, वहाँ पर एक कौम होती है। वहाँ पर एक कौम बनना चाहिए और कौम बनकर साबित करना चाहिए। जिस तरह आपको पता है पेशावर वाले स्कूल के हमले में क्या हुआ था, खान साहब का डरना ख़त्म हो गया, बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो गई, बदतरीन हालात थे, बेहतरीन हालात की तरफ गए, दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। अगर अपोजिशन हो, चाहे PDM हो, चाहे हुकूमत हो, अगर इनको हज़ारा बरादरी से मोहब्बत है, अगर ये चाहते हैं कि दहशतगर्दी का खात्मा हो, तो फिर उस खात्मे के लिए सबको बतौर कौम एक होना चाहिए। चलें करें ना, मैं कह रहा हूँ छोड़ दे, अपोजिशन ही कर ले, अपोजिशन बुलाए इस पर आउट पार्टी कॉन्फ्रेंस, हुकूमत को भी दावत दे या हुकूमत बनाए इस पे और इनको भी दावत दे और मिलकर बैठकर करें कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा किस तरह करना है, दहशतगर्दों को किस तरह पकड़ना है, दहशतगर्दों की सपोर्ट करने वाले, उनकी सहूलत का, उनको फंडिंग करने वाले, उनको यहाँ पे लाने वाले या इस्तेमाल करने वाले, पाकिस्तान के अंदर फिरका वारियत पैदा करने वालों के खिलाफ किस तरह जाना है, पाकिस्तान को कमज़ोर करने वालों के खिलाफ किस तरह जाना है। कोई तो एक हो। देखिए, बात अब PDM या हुकूमत की नहीं है, अब एक कौम की है, एक कौम बनने की ज़रूरत है। खान साहब ने अल्फाज का चुनाव बेहतर नहीं किया, उन्हें भी बेहतर करना चाहिए। खान साहब माजी में वहां गए, उन्हें नहीं जाना चाहिए, अगर जाते तो इजहार हमदर्दी करते, वहां पर जल्दी पे तेल ना फेंकते। आज वही काम PDM कर रही है। राव साहब, आप क्या समझते हैं, जैसा कि अफगान काउंसलेट की जानिब से भी मुतालिबा किया गया कि एक अफगान बाशिंदे के बच जाने की इत्तला है, वो आपकी ज़ेर हिरासत में वापस किया जाए, तो ये जो मामला है, क्या मुतालिबात ये बरहक है? देखिए, उनके अगर वो उन्होंने अपनी शिनाख्त की है और वो मुतालबा कर रहे हैं कि ये हमारे बाशिंदे हैं, ज़ाहिर है उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन उनके पास को होगी जिसकी बुनियाद पर वो मुतालबा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उसके बारे में वजाहत से बात
हमारी तरफ से होनी चाहिए कि क्या ये वाकई दुरुस्त कह रहे हैं। अगर वहाँ पे जो लोग थे, यही मैं पहले कह रहा था कि हम फोकस बिल्कुल और तरफ ले गए। हमें ये देखना चाहिए था कि ये वाकया जो हुआ है इसके डांडे कहाँ मिलते हैं, किस तरह से ये चीज़ें होती हैं। अगर अफगानी यहाँ आके काम कर रहे थे तो वो किस तरह से काम कर रहे थे, अगर यहाँ पे ये सान्या हुआ है कौन लोग थे जिनकी अप्रोच थी वहाँ पे, किस तरह से वो उसको हैंडल कर रहे थे। जो एक बच गया यकीनन उसकी बात भी होगी, वो तो इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रही होगी, वो बताएगा किस तरह से ये सारे इंसिडेंट हुआ, उससे बहुत सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मेरा ख्याल उसको हैंड ओवर तो अभी नहीं करना चाहिए जब तक आप पूरी तरह मालूमात हासिल नहीं कर लेते। लेकिन ये मसला है हमारे बॉर्डर एरियाज़ में, दोनों तरफ की शहरियत वाले लोग मौजूद हैं, मूवमेंट का इशू है ईरान बॉर्डर के साथ। ख़ास तौर पे हमने जो फेंसिंग शुरू की अफगानिस्तान के साथ, उसकी भी बुनियादी वजह यही थी, आपको पता नहीं चलता था कौन किधर से आ गया और किधर चला गया और कौन क्या कार्रवाई डाल गया इधर आके। इस तरह से जो रेफ्यूजी कैंप है उनका इशू हमारे साथ है। अफगान बॉर्डर के ऊपर अब जो फेंसिंग का सारा तय पाया है वो बुनियादी उसकी वजह यही है। इन चीज़ों को रोकने के लिए, ये फ्री मूवमेंट को रोकने के लिए, उनकी आड़ में जो लोग आ जाते हैं जो ये वारदात करके फिर निकल जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। और जो मुल्क उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ासतौर पे इंडिया का जिस तरह से कलभूषण से बड़ा सबूत क्या होगा, और पाकिस्तान ने अभी जो डोजियर दिया उसमें सारी चीज़ें मौजूद भी हैं। तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए ये करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि अगर अफगान कोई सबूत देते हैं इस बात का, उनकी नेशनैलिटी का सबूत देते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन आपको देते हैं, तो उसके ऊपर कौम को ज़रूर बताना चाहिए, पाकिस्तानी हुकाम को, कि ये लोग जो काम कर रहे थे क्या किसी बाकायदा प्रोसेस के तहत आते हैं या वैसे जैसे नॉर्मल मूवमेंट वहाँ पे हो जाती है अक्रॉस द बॉर्डर वैसे आ जाते हैं, आके ठहर जाते हैं यहाँ पे। तो उनकी आड़ में बहुत कुछ होता है, इसलिए ये बातें कौम के सामने रखने की हैं। ये असल चीज है जिसमें फोकस होना चाहिए। साहब, जैसा कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि तमाम मुतालिबात जो हैं वो मान लिए गए हैं, फिर तदफीन क्यों नहीं करते? अली ज़ैदी साहब ने जो शेयर किए हैं वो तमाम मुतालिबात उन्होंने शेयर किए और फिर जो मुतालिबात माने गए उसकी डिटेल शेयर की है। तो आपकी नज़र में कितने मुतालिबात ऐसे हैं जो हकाइक के साथ मान लिए गए? जैसे देखिए, मजमूई तौर के ऊपर 10 मुतालबात किए गए थे शोधा के लवाहिकीन की जानिब से, जो उनकी शोधा कमेटी थी। उसके अंदर जो कुछ मुतालबात बहुत सख्त थे, जैसे कि उन्होंने कहा कि जो IGFC हैं फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए, DC को फौरी तौर पर बरतरफ करके नोटिफिकेशन किया जाए। तो जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती ऐसे किसी सरकारी अफसर को बरतरफ नहीं किया जा सकता। उसको प्रॉपर तरीक़ेकार ये था जो कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से तय किया गया उनके साथ, कि इस मामले की बाज़ाब्ता तौर के ऊपर तहकीकात होंगी और जो भी सरकारी अफसर जिसकी गफलत साबित हुई, जिम्मेदारी साबित हुई, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। ये अप्रोप्रिएट तरीक़ेकार था जिसको मुआहदे का हिस्सा बनाया गया है। उसके बाद उनको जो शोधा के लवाहिकीन थे उन्हें जो माली इमदाद का मामला था वो भी तय पा गया। उसके अलावा जो अब तक हज़ारा कम्युनिटी के अफराद की जो माजी के अंदर जो किलिंग हुई उसकी तहकीकात के लिए और केसेस को एक्सट्रीडाइट करने के हवाले से भी मामला तय पा गया। कुछ हज़ारा बरादरी के जो शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए हैं वो एक अपने क्राइटेरिया है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के तनाजुर के अंदर। नादरा जिसको प्रोसीड करता है तमाम बेंचमार्क को फॉलो करने के बाद किसी मशकूक शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक किया जाता है। पैरामीटर्स फॉलो किए बगैर उनको अनब्लॉक नहीं किया जा सकता। लेकिन वहां पर भी ये प्रॉमिस किया गया है, कमिटमेंट की गई है, इन राइटिंग तैयार है बलूचिस्तान गवर्नमेंट कि किसी का बिला वजह शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं होगा। उसके बाद जो लोग सालों से लापता हैं, अगर वो किसी कानूनी तौर के ऊपर किसी पुलिस की या किसी की कस्टडी में नहीं है और उनके ऊपर अगर कोई भी चार्जेस नहीं है तो फिर तो किसी की तहवील में हो नहीं सकते थे। जिस राना साहब ने इशारा किया, और किसी और जमात के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और जहां पर किसी पाकिस्तानी इदारों का कोई वहां पर उनके साथ कोई लिंक नहीं है तो कैसे उनको वहां से हासिल करके लाया जा सकता है? तो कुछ ऐसी चीजें हैं, जायज मुतालिबात हैं वो तो मान लिए गए हैं और अब जिसमें कोई दिक्कत पेश आ सकती है उस हवाले से तहकीकात या प्रोसीजर को आगे बढ़ाने का वादा भी किया गया है। राना साहब, PDM इस धरने के आगाज पे तो मौजूद नहीं थी। आपकी नजर में क्या इस धरने को तवालुक देने के पीछे PDM मौजूद है? क्या ओपोजिशन ने वाकई सियासत की है? और क्या जो अब मुतासिरीन बैठे हुए हैं वो मैयतों को दफनाने पे मान जाएंगे? मेरा ख्याल है कि आज शाम तक या कल दोपहर तक ये मामलात हल हो जाएंगे, मेरी जो इतला के मुताबिक है। देखें, PDM के जितने लीडर हैं उनकी गुफ्तगू, मरियम साहिबा की गुफ्तगू, इनके बाकी लोगों के बयानात अगर आप सोशल मीडिया देखें तो भरा हुआ है, बिल्कुल इंतहा दर्जे तक हो गया है। और क्या क्या वहाँ पे गुफ्तगू हो रही है, वो शख्स भी सोशल मीडिया पे गुफ्तगू गा रहा है जिससे शायद घर में दूसरी दफ़ा पानी कोई ना दे रहा हो। तो ऐसी गुफ्तगू हो रही है कि जिससे फ़िरका वारियत पैदा होती। तो इसके पीछे कौन है? क्या कहना चाहिए था? अपोजिशन को यह कहना चाहिए था, जनाब
कि लाशें दफनाएं और हम मिलकर, जिस तरह राव साहब ने जो बात की है कि कातलों के पीछे जाएं। नहीं, बज़ाहिर तो अपोजिशन के हर रहनुमा ने यही कहा कि मैयतें दफना दें, लेकिन उसके बाद क्या कहा? एक लफ्ज़ तो कह दिया मैयतें दफना दो, आगे क्या कहा? वज़ीर आज़म को आना चाहिए। उसके बाद क्या कहा? जरा वो भी यासर साहब थोड़ा सा आप वो भी देखें ना, आप भी तो अपनी मर्जी की बात कर देते हैं ना जो पसंद आती है, ज़रा वो भी आगे देखें ना। मरियम साहब ने अभी तकरीर में क्या फरमाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में? उन्होंने ये कहा ब्लैकमेलर कह रहे हैं आप। हाँ जी, तो नहीं, साथ उन्होंने क्या कि मैं वहाँ पे होती है ऐसा वज़ीर आज़म बाप नहीं है, फलां ये होता है, तो अपना माजी वो भूल गई हैं, वो अपना सारा कुछ भूल गए हैं। उन्हें चाहिए था कहते वहाँ भी ठहरते, उनके साथ बैठ के बात करते, कहते जनाब गवर्नमेंट ने जो मुतालबात मंजूर किए हम बतौर अपोजिशन सारी आपके साथ खड़े होंगे अगर ये काम नहीं होगा, अगर कातिल नहीं गिरफ्तार होंगे, अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, अगर लापता अफराद वाकई अगर वो लापता है तो वो नहीं आते तो हम ये सब कुछ करेंगे। ये एक अपोजिशन का रोल होना चाहिए था। और ये जो आज अचानक धरने पूरे पाकिस्तान में हो गए हैं ना, हर रोड ब्लॉक हो गया है, तो इसमें ज़रूर सोचना चाहिए कि अचानक ये क्यों हुआ है और PDM के लोगों के वहाँ जाने के बाद इसमें शिद्दत क्यों आ गई है? पहले इतनी शिद्दत नहीं थी, अचानक शिद्दत क्यों आ गई है? सोशल मीडिया पे इस बात को क्यों फैलाया जा रहा है? और ये मैं आपको वसूख से कहता हूं कि मैं ये नहीं कहता सारी PDM, लेकिन कुछ लोग इसमें अपना भरपूर क्या किरदार आपको ये लगता है कि ये धरने तूल पकड़ जाएंगे, ये जो मुख्तलिफ शहरों में चल रहे हैं? नहीं, ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, मुझे यकीन है, क्योंकि कुछ धरने के जो मुंतज़मीन हैं वो इतने अच्छे लोग हैं कि वो चाहते हैं कि ये सियासी इशू ना बने, और उन्होंने कहा भी है, उनकी तरफ से बयानात आने भी शुरू हो गए हैं कि हमें सियासत में ना उलझाया जाए, हमें सियासी इस इशू को सियासी ना बनाया जाए, इस पर सियासत ना की जाए। और उनके चूंकि मुतालबात भी मान लिए गए हैं, मेरा ख्याल है कि ये बहुत जल्द खत्म हो हम जाएगा। दुआ करते हैं कि इस पे सियासत ना की जाए और सियासी इशू ना बना के हम आगे मुस्तकबिल का जो फैसला करना है, मुस्तकबिल की जो तैयारी करनी है, अगर इसे सियासी इशू बना लिया गया तो मुस्तकबिल की तैयारी नहीं हो सकती। पुरअमन मुस्तकबिल की जानिब हमें गामजन होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे जो ताने बाने हैं, सानेहा मच के पीछे, धरने की हम बात नहीं करते, सानेहा मच के पीछे और माजी में जो ऐसे वाकयात होते रहे, ये ताने बाने कहां से मिलते हैं और इसकी अब तक क्या तहकीकात हुई? डोजियर हमने जो अक़वाम मुत्तहिदा को जमा करवाया था उसमें क्या तफसीलात थी, इसी पर बात होगी एक शॉर्ट बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब मुहर्रिकात पे बात करेंगे, मुस्तकबिल के सद्दे-बाब पे बात करेंगे और बात करेंगे कि बेहतरीन अमन की जानिब कैसे माइल हो सकते हैं और मुहर्रिकात क्या है, बुनियाद कहाँ से है, ये जो शरपसंदी की जड़ है ये किस जगह से है जहाँ से ये दरख्त परवान चढ़ता है और जिंदगियाँ निकल जाता है। खित्ते का अमन कौन बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है? राना साहब, माजी अगर 2 दहाइयों से हम ले लें, पाकिस्तान में फ़िरकावारियत और दहशतगर्दी ये एक लहर चलती है और फिर बहुत सी जानें निकल जाती है, इसको कंट्रोल करने में भी वक्त लग जाता है। तो इसके ताने बाने असल में मिलते कहां से हैं? अब अगर हम ये कहें कि भारत करवा रहा है तो भारत किसके जरिए करवा रहा है? देखें जी यासर, ये बिल्कुल क्लियर बात है, बिल्कुल भारत करवा रहे हैं। इसमें NDS ये 2 तो बिल्कुल और मसात तीसरी ये मुनव्वस है। आप देखिए माजी में आप चले जाएं, माजी में हमने एक सबूत पेश किया हुकूमत पाकिस्तान के अदारों ने कि जिसमें कहा गया कि भारत से कई ऐसे लोग जो मुसलमान नहीं हैं लेकिन लंबी लंबी दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, बॉर्डर क्रॉस कराए गए हैं, उन्हें उलमा कराम बनाया गया है, उनकी बाकायदा तरबियत की गई है। उसमें से किसी को किसी मसलक के साथ, किसी को किसी मसलक के साथ, किसी को किसी मसलक के साथ जोड़ दिया गया है और वो सिर्फ और सिर्फ फ़िरकावारियत के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत से सहूलतकार मौजूद है, बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनके पे रोल पे हैं, जो बहुत जल्द देखें पाकिस्तान के अंदर दुनिया के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान के अंदर फ़िरकावारियत को हवा देना सबसे आसान है। टारगेट किलिंग होती है, ये तरीक़ेकार ये तो मैं आपको इस पर क्लियर कर दूं, मैंने वो रिपोर्ट है जो मेरे पास भी मौजूद है, जो अदारों ने जारी की है, सब ने पढ़ी भी है। बाकायदा बड़ी बारी फंडिंग की गई। उस बारी फंडिंग में चीज़ क्या आती है सामने? आता यह है कि बाकायदा एक ग्रुप है जो टारगेट किलिंग करता है, उसके लिए वो ना शिया है, ना वो सुन्नी है, ना वो देवबंदी है, ना वो कोई उसका किसी और मसलक से अहले हदीस से तल्लक है। वो एक ग्रुप है, वो उजरती कातिल है। उसे टारगेट किलिंग के लिए पैसे दिए जाते हैं। पैसे कौन देते हैं? पैसे आता है रा से आते हैं, NDS से आते हैं, उनके यहाँ पे लोग इस्तेमाल होते हैं। टारगेट किलर जाके टारगेट किलिंग करता है। फौरी तौर पर इनके मुख्तलिफ ग्रुप जो हैं जिनको बाकी फंडिंग की जाती है, शायद वो इससे लाइलम हो, लेकिन उनको फंडिंग इस तरीके से की जाती है कि तुमने अपने फ़िरके को लेकर बहुत आगे जाना है, और जो उनको फंडिंग कर रहा होता है उनके नज़र में वो उनके फ़िरके से मोहब्बत कर रहा होता है।
उसको फंडिंग की जाती है, जिसका बंदा मरता है उसी वक्त वहाँ पर शोर मच जाता है, फिर इल्ज़ाम फौरी तौर पर बगैर इन्वेस्टिगेशन के दूसरे फिरके पे लगा दिया जाता है। ये फंडिंग बाकायदा होती है। अब यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर पिछले दिनों जो पाकिस्तान ने सबूत पेश किए उसमें यह कहा गया कि 300 से ज़ायद लोग ऐसे और हैं जिनकी तरबियत की गई है, और ख़ास तौर पर टारगेट जो है वो बलोचिस्तान, KPK और सिंध है। और मैं आपको ये भी बताऊं, ये भी कहा गया कि लंदन में पाकिस्तान से मफरूर एक शख्सियत जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलती है, अल्ताफ हुसैन और उनको कुछ लोग, उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है, वो भी इसमें अपना रोल अदा कर रहे हैं, उनकी पाकिस्तान के अंदर जरे हैं। इस तरह अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान से वो लोग बैठ के इसको डील कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं जिनके बलोचिस्तान के अंदर रूट्स हैं। इसी तरीके के साथ KPK के अंदर भी, क्योंकि ये 3 एक ऐसे सूबे हैं जहां पर फिरका वारियत आसानी से फैलाई जा सकती थी। इनके पीछे फंडिंग की गई, फंडिंग करने के बाद बाकायदा फिर कुछ अपने प्लांट लोगों को, चाहे उनका तलक मीडिया से हो, चाहे उनका तलक सियासतदान से हो, चाहे उनके उलमा मशाइख से तल्लुक हो, चाहे उनका तलक फलाही तंजीमों से हो, सोशलिस्ट हो, कोई भी हो, उनको इस्तेमाल किया गया और उनके जरिए सारा कुछ किया जा रहा है। ये बाकायदा एक प्लानिंग, आप गौर करें ना, भारत में होने वाले सिखों के मुजाहरों को नहीं दिखाया जा रहा है, भारत में रोज़ाना ये हमारे पाकिस्तान में होने वाले मुजाहरों को, इन चीज़ों को दिखाया जा रहा है। भारत में जो इंटरव्यू चल रहे हैं, ज़रा उन इंटरव्यू जो चल रहे हैं वहाँ पे जो ट्वीट चल रहे हैं, ज़रा गौर तो करें, उन TV चैनल्स पर चलने वाले ट्वीट्स किसके हैं, वहाँ पर चलने वाली गुफ्तगू किसकी है। यहाँ पर तो शायद सारे TV चैनल जो है मुकम्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस ना दिखा रहे हो किसी की, वहाँ पर तो मुकम्मल दिखाई जा रही है। इसका मतलब है कि इसके पीछे जो लोग बैठे हैं वो बारी फंडिंग कर रहे हैं। देखें यासर, अभी प्रोग्राम के दौरान आपने एक फ़ोन सुना, मैंने भी सुना, और बड़ी खौफनाक बात है ये। मुझे अभी एक इसी फिक्के से तलक रखने वाले बड़े एक अहम शख्स का फ़ोन आया। उसने कहा जनाब ज़रा थोड़े से ताने बाने मिलाएं और ये देखें कि मुत्तहिदा मजलिस अमल में एक बड़ी अहम जमात हमारी थी, उसके सरबरा कौन थे और उनका मौलाना फजलुर रहमान से इतना करीबी तल्लक क्या था, मैं नाम नहीं लेता किसी का, और एक जमात हमारे ग्रुप का एक बड़ा ग्रुप जो है वो उसमें नहीं था। तो उसने कहा कि फिर ये देखिए अचानक ये सब कुछ कहाँ से हो रहा है, कौन किसके साथ राब्ते में है, कौन किससे ये सब कुछ करवा रहा है। उनका तो ये भी कहना है कि वो हमारे कैंप्स पे कब्जा हो गया। बिल्कुल, आपने वो फ़ोन सुना है, मैंने भी सुना, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग मौजूद है, बड़े मारूफ शख्सियत हैं वो। तो ये चीज़ें तो बड़ी क्लियर है, हमें सोचना होगा कि आखिरकार ये सब कुछ क्यों हो रहा है, आखिरकार ये सारे लोग जो हैं ये किस राव तरह साहब, से आप ये देखें कि माजी से लेके अब तक तरीकाकार एक तरह का है, यानी हमारा जो दुश्मन है एक ही तरीके से हमें टारगेट करता है। दुनिया ये क्यों नहीं समझती कि जब हम अपने दुश्मन की जो साजिशें हैं वो बेनकाब करते हैं, उसी वक्त में हमारे अंदर इंतशार शुरू हो जाता है। तो दुनिया को ये समझने में कितनी देर लगेगी कि ये पुराने ही तरीके हैं जो उसकी जानिब से इस्तेमाल किए जाते हैं? देखिए, दुनिया का बेशतर हिस्सा तो आपके खिलाफ मुत्तहिद है, उसको आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। वो क्यों वो जानबूझ के भोले बन के बैठे रहेंगे, वो क्यों समझेंगे इस बात को? समझना तो हमें चाहिए, हमें बहसीयत कौम हम इसको इस सान्हे को भी हमने फ़िरका वारियत की नज़र कर दिया है, और उसको उस इंसानों के कत्ल की बजाय हमने उसको एक ख़ास सेक्टेरियन या एक ख़ास एथनिक ग्रुप के साथ उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है, और उस हवाले से हमदर्दियाँ क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानी और मुसलमान की हैसियत से, इंसान की हैसियत से क्यों नहीं हम आप उसकी हमदर्दियाँ उस तरह से हम उसको क्रिएट करते? तो ये तकसीम तो दुनिया को यानी पसंद है और उसको मदद ही इससे मिलती है। आप पहले बलूचिस्तान जो जिस खित्ते में ये हो रहा है उसका आप देखें तो होने क्या जा रहा है। वहाँ पे मुशर्रफ के दौर से काम शुरू हुआ था, जो वहाँ पे मईशत, ज़राअत, तजारत के हवाले से एक ब्लूप्रिंट जो था, आपकी जो फूड सिक्योरिटी जहाँ से आएगी, आपकी मईशत को जहाँ से एक बूस्ट मिलेगा, उस CPEC का तो सबको पता है कौन उसके मुखालिफ है। उसके बाद जो माशी तरक्की एक आएगी उस ग्वादर पोर्ट की वजह से, उसकी वजह से कौन कौन लोग मुतासर है? भारत तो है ही है ऑब्वियसली। उसने उसको नरम जगह मिली है, सॉफ्ट बेली जिसको कहते हैं, वो हिट करने की पूरी तरह से कोशिश करता है। आप पैटर्न फिर देखें रिसेंटली जो हुआ है मुहर्रम के दौरान, राना साहब इस बात की तस्दीक करेंगे, इनके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी। एक शख्स यहाँ पे एक तकरीर करके इश्तिआल अंगेज निकल गया और उसके बाद यहाँ पे किस किस्म की आग लगने जा रही थी। ये जो प्राइम मिनिस्टर ने जो बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे फसाद कराने की कोशिश की जा रही है, तो ये एक डेलिब्रेटली एक चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं, एक मूवमेंट
क्रिएट की जा रही है ताकि किसी तरीके ये जो पुराना एक यहाँ पे एक फसाद पैदा हुआ था 80s के अंदर 90s में, जिसका हमने बहुत बड़ी भारी कीमत अदा की है, वो दोबारा से उसको एक आग लगाई जाए, उसको जो वो सुलग रहा है मसला उसको दोबारा से पूरी तरह से उसमें तेल डाल के उसको पूरी तरह से एक अलाव की सूरत में उसको खड़ा कर दिया जाए। साहब ये बता दें, खान साहब ने जो कमर्शियल सारिफीन के लिए वादे किए थे कि आपको गैस की कमी नहीं होने देंगे, क्या वो वादा पूरा रहेगा या फिर उसमें भी पीछे हटना पड़ेगा? यासिर, वो वादा तो पूरा हो नहीं सका क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर जो एक आला सतही इजलास हुआ था जिसके अंदर नदीम बाबर साहब ने कमिटमेंट की थी कि हम 9 करोड़ क्यूबिक फीट सिस्टम में वो जो मुख्तलिफ वेल्स में गैस है सिस्टम में शामिल करेंगे, जिसके अंदर सिंध की 2 फील्ड की ये गैस भी मौजूद है जहां पे 2 करोड़ क्यूबिक फीट गैस मौजूद है। लेकिन जब सुई सदर्न गैस कंपनी वफाकी हुकूमत की कंपनी उससे ज्यादा ताकतवर है कि उनके अहकामात मानने को तैयार नहीं है, तो फिर वादा की पासदारी नहीं हो सकेगी। प्राइम मिनिस्टर को यह कमिटमेंट की गई थी कि यह गैस सिस्टम में शामिल होगी, हम तमाम इशू रिजॉल्व करेंगे और जो गैस बहरान होगा काबिल कंट्रोल रहेगा। लेकिन आज सूरत हाल यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गैस बहरान की तहकीकात का मुतालबा कर रही है। प्राइम मिनिस्टर एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा करना चाहते हैं, हम एक्सपोर्ट का टारगेट उस वक्त एक्सपोर्ट में इजाफा तो उसी वक्त हो सकता है जब गैस और बिजली की फराहमी बिला तातुल जारी रहे और मिलती रहे सब एक्सपोर्टर्स को। लेकिन ये वजीर आजम की जानिब से जो दावे किए जाते हैं इसमें ब्यूरोक्रेसी या उनके साथ वाले लोग अगर उन दावों में रुकावट पैदा होते हैं तो वजीर आजम को भी सोचना होगा, मुल्क की माशी हालात को भी बेहतरी की जानिब गामजन करना है। बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी साहब और राव खालिद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक बात करेंगे महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा की। Stay with us. वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सेहत सहूलत कार्ड का इजरा किया और ये एक ऐसा निज़ाम बनाया कि हर वो ख़ानदान जो सकत नहीं रखता अपने इलाज मुआवजे की, वो इस कार्ड के जरिए हुकूमती पैसों पर 1 साल में 10 लाख तक अपना इलाज करवा सकता है। एक अच्छा इनिशिएटिव था, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी पसंद आया और इसी की तर्ज पर इसे पूरे मुल्क में फैलाने का ऐलान किया गया। लेकिन हालिया कुछ दिनों में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ रुकावटें देखने में आ रही हैं। बहुत से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। कुछ अस्पताल ऐसे हैं जिन्होंने इलाज मुआवजा करने से इनकार कर दिया। वजूहात क्या हैं, उन वजूहात का सद्देबाब कैसे निकलेगा, इसी इशू पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदा ज़ीशान काका हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी ये स्टोरी है। ज़ीशान, ये कहिएगा कि इस पूरे सूरत हाल में कसूरवार कौन है, असल में हडल्स कहां पे पेश आ रही हैं, इसके पर स्टांस ये भी लेंगे। रियाज खान साहब हैं, सूबाई डायरेक्टर सेहत सहूलत प्रोग्राम, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी जानिब भी बढ़ेंगे। लेकिन आप पहले मसला बयान कीजिएगा, मसला असल में है क्या? जी यासिर, देखिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी शहरी हैं उनको सेहत के जो बुनियादी सहूलियात है वो फराहम करने के लिए ये फ़ैसला किया कि सेहत सहूलत कार्ड के ज़रिए उनका इलाज मुआवजा किया जाए। इसी के तहत पहले 6 लाख दिए जाते थे, लेकिन अब उनकी अहमियत को देखते हुए इसकी जो लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया है और 10 लाख रुपए तक उसका इस कार्ड के ज़रिए जो है इलाज मुआवजे की सहूलत दी जा रही है। जितने भी सरकारी अस्पताल है और निजी अस्पताल है इन तमाम में जो है शहरियों को मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। लेकिन हाल ही में जो खैबर टीचिंग हॉस्पिटल है उन्होंने इस कार्ड के ज़रिए मुफ्त इलाज कराने से इनकार कर दिया है और बताया है कि वो आर्जी तौर पर जो है इस सर्विस को कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि उनको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना है। और इसके साथ साथ ये भी एक इल्ज़ाम लगाया है कि जो इंश्योरेंस कंपनी की जानिब से इनको अदायगियाँ होती है वो नहायत कम है और इनके अखराजात काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि हुकूमत ने एक प्रॉपर मेकैनिज़म बनाया है और हर एक हॉस्पिटल को उसी मेकैनिज़म के थ्रू और उसी बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए एक पैसों का लिमिट मुकर्रर किया गया है। किसी हॉस्पिटल के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद भी खैबर टीचिंग अस्पताल की जो इंतज़ामिया है उनके जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये पैसे कम मिलते हैं, लिहाजा इसको बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ जो सेहत सहूलत कार्ड के जो एहलकार है वो ड्यूटी सही नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। तो ये ठीक किया जाए, उसके बाद जो है इस सर्विस को कंटिन्यू किया जाएगा। एक अस्पताल में ये सारा कुछ हुआ है कि यहाँ KPK के बाकी अस्पतालों में यही सूरत हाल है?
नहीं राना ज़मीम साहब, ये किसी अस्पताल में भी ये इशू नहीं है, सिर्फ खैबर टीचिंग अस्पताल में यही इशू सामने आ रहा है और इसके ज़रिए रोज़ाना 300 मरीज़ जो है इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे थे। अब वो जो है सूबे के दूसरे अस्पतालों में जो है जाने पर मजबूर है। इससे न सिर्फ दूसरे अस्पतालों पर बोझ बढ़ेगा बल्कि जो मरीज़ थे वो जो है इमरजेंसी की हालत में दूसरे अस्पतालों में जाएंगे। इस पर रियाज खान साहब की टेक ले लेते हैं। रियाज खान साहब, आप ये मसला सुन चुके हैं, ज़ीशान काकाखेल जिस तरीके से बता चुके हैं कि सिर्फ ये मसला खैबर टीचिंग अस्पताल में देखने में आ रहा है, अभी इब्तदाई तौर पे है, अगर यही ट्रेंड सेट हो गया तो दीगर अस्पताल भी फिर ऐसा करना शुरू हो जाएंगे, तो एक्शन क्या ले रहे हैं? आज ही जो है वो खैबर टीचिंग अस्पताल की इंतजामिया से हमारी मीटिंग हुई है और मसला हमने हल कर दिया है। कल से दोबारा सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगी। नहीं, असल में मसला था क्या? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को सर्विसेज फराहम करने के लिए हमारे पैनल पे तकरीबन 151 अस्पताल हैं। उस 151 अस्पतालों में अगर एक अस्पताल सर्विसेज नहीं भी फराहम करता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैबर टीचिंग हॉस्पिटल अगर हमारे सेहत सहूलत प्रोग्राम के अंदर लोगों को सहूलियात फराहम नहीं करेगा तो वो जो पैसे उनको मिलते हैं उनका नुकसान होगा। उन्होंने इन्हीं लोगों को फिर मुफ्त सर्विसेज फराहम करनी होगी। हम तो उनको पैसे दे रहे थे, थोड़े थे ज्यादा थे ये तो एक और कहानी है, लेकिन हम तो उनको इलाज के लिए पैसे दे रहे थे। अगर हम उनको पैसे नहीं देंगे तो उन्हीं मरीजों को वो मुफ्त देखेंगे, इनकार तो किसी को कर नहीं सकते। ये सर्विसेज में मसला होना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इतना प्रोग्राम जिसमें 6 मिलियन फैमिलीज जो है वो कवर हो रही है, उसमें एक अस्पताल में सर्विसेज का एक खान साहब, आपकी यह बात दुरुस्त है कि ये कोई बड़ा नहीं है, लेकिन जब बहुत से घरों को सब कुछ मिल रहा है, जहां पे नहीं मिलेगा शोर तो वही भी मचेगा। तो इस पे नाहली किसकी थी, कसूर किसका था और अब तक आपने इस पे क्या किया है? आज ही हमने वो मसला हल कर दिया है। हमने उनको बताया है कि अगर हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स, रीडिंग अस्पताल और पेशावर में हमारे पैनल पे 19 बाकी अस्पताल अगर रेट्स पे सर्विसेज फराहम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? रियाज खान साहब, तो फिर जिम्मेदारों का तयन तो होना चाहिए जो सूबाई हुकूमत के अगेंस्ट जा रहे हो। देखिए, ये जो खैबर टीचिंग हॉस्पिटल है एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। मेरे ख्याल में उनका मौक़िफ़ भी लिया जाए कि आज हमारी उनके साथ मीटिंग हुई है और उनकी तरफ से हमें कोई ये इतना बड़ा सीरियस इशू नहीं लगा। उनको हमने बता दिया है कि अगर आपको किसी एक आध रेट पे एतराज है आप हमें कम्युनिकेट कर दें, हम उसको नेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन ये तो 1100 से लेके 1200 के दरमियान के रेट्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, तो वो सारे तो आपको नाकाबिल कबूल नहीं है। जो कबूल है, जिन पे आपको मसला नहीं है वो तो करें। उन्होंने कहा ठीक है, हम तो वो दोबारा शुरू कर देंगे। तो मेरे ख्याल में ये कितना बड़ा इशू नहीं था जिसको इतना दिखाया गया है। आई पर्सनली थिंक। ज़ीशान, आपने ये स्टोरी ब्रेक की। रियाज खान साहब कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा इशू नहीं है, ना उन हॉस्पिटल्स की तरफ से। आपने बड़े अहम डॉक्यूमेंट्स भी सामने लाए, तो आप जरा इस पे थोड़ी सी वजाहत करें कि जब इतने अहम डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं तो किस तरह हुकूमत या रियाज खान साहब कहते हैं ये कोई मसला नहीं है? अजीम साहब, देखिए, इनकी नज़र में ये एक मामूली सा मसला है। आप खुद देख लें कि एक सर्विस से 300 मरीज़ हुकूमत ने हक दिया है कि वो आए हॉस्पिटल में और वो उस सर्विस से मुस्तफ़ीद हो, और आप जो है उनको उनसे ये सर्विस छीन ले और कई दिनों तक उनको ये सर्विस न दे। तो ये मसला नहीं है क्या? ये मसला नहीं है कि मरीज़ आ जाए और उनको कहा जाए कि आप जो है आपको ये सहूलत हम नहीं दे सकते, लिहाजा आप दूसरे अस्पताल में जाए। मरीज़ जब भी अस्पताल आते हैं वो जो है तकलीफ़ में होते हैं, तो ख्वाह एक कदम के फासले पर दूसरा अस्पताल हो या 10 किलोमीटर के फासले पर अस्पताल हो, उनके लिए जाना कोई आसान बात नहीं होती। दूसरी बात यह है कि अस्पताल का अब भी 4 करोड़ रुपए सेहत सहूलत कार्ड के जिम्मे बताया जा रहा है कि वो पेंडिंग है। तो उनकी मौक़िफ़ के बाद जो है अब ये अगर छोटा मसला है और 300 मरीज योमिया जो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे थे वो सफ़र हो रहे हैं और उनका इलाज मौलजी का सर्विस जो था वो बंद हो गया है। अगर हमने ये स्टोरी न ब्रेक की होती तो यही मसला टिल पेंडिंग रहता और मरीज जो है सफ़र होते रहते। तो क्या ये जो आप ये कह रहे हैं कि रियाज खान साहब, आपने ये कहा कि ये मसला हल हो गया है, ये कितना छोटा मसला था आपकी नज़र में या अस्पताल की नज़र में? वो डॉक्यूमेंट्स वाजे कह रहे हैं 300 मरीजों को जो इनकार किया गया। आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में अगर कोई और अस्पताल इस तरह का जवाब देता है तो फिर एक्शन क्या होगा? मुज़ाकरात ही होंगे? देखिए जी, खैबर पख्तूनख्वा में 6 मिलियन खानदान रहते हैं, ठीक है। अगर और वो सारे के सारे इंसाफ कार्ड के अंडर कवर होते हैं। अगर अस्पताल उन तमाम खानदानों को इनकार कर देगा तो अस्पताल इलाज किसको देगा? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना?
अब अस्पताल 600 खानदान सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत अगर वो इनकार करते हैं कि अस्पताल में मरीज नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो कौन मरीज होंगे? यही मरीज वहीं जाएंगे। इनकार कैसे हो सकता है? यही डॉक्यूमेंट्स पे लिख के दिया जाए कि हम इलाज नहीं कर सकते, उसका क्या करें? उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इलाज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम सेहत सहूलत प्रोग्राम के अंदर इलाज नहीं करेंगे, हम वैसे मरीजों का इलाज करेंगे। मतलब हम पैसे नहीं देंगे। एक हुकूमत का इनिशिएटिव है, उसको जवाब दे दे कोई इदारा, तो फिर हुकूमत के इनिशिएटिव पे सवाल उठने शुरू हो जाते। उन्होंने ये कहा है कि हम सेहत सहूलत प्रोग्राम के अंदर जब तक रेट रिवाइज नहीं होते हम काम नहीं करेंगे। तो उन मरीजों को मुफ्त वो इलाज देंगे, पैसे नहीं लेंगे, मुफ्त इलाज देंगे। तो वही रियाज खान साहब, असल बात ये है कि उनका जो इसमें ये बात भी जी ज़ीशान बताएं आप। यासिर साहब, इसमें यह बात भी ज़रूरी है कि इसमें न सिर्फ ऑपरेशन के अखराजात जो शामिल हैं, अद्वियात शामिल हैं। अगर हम मरीज़ को इस कार्ड के तहत वो सहूलियात नहीं देंगे तो इसका तो मतलब ये हुआ कि ये कार्ड का फ़ायदा ही कुछ नहीं है। हुकूमत ने बड़े दावे किए और बड़े ऐलानात किए कि इस कार्ड के तहत न सिर्फ आपके बड़े बड़े ऑपरेशन होंगे जिसमें सर्जरीज तक शामिल हैं, अभी तो जो किडनी के रिलेटेड डिजीज़ है, ट्रांसप्लांट के रिलेटेड डिजीज़ है, वो भी इस कार्ड में शामिल कर दिए गए हैं। चले उम्मीद करते हैं कि रियाज खान साहब के मुताबिक जो उनके साथ मुज़ाकरात हो चुके हैं, बातचीत हो चुकी है, कल से सेहत सहूलत कार्ड पे भी इलाज होना शुरू हो जाएगा और मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात ना हो। अगर अच्छा इनिशिएटिव है तो उसे अच्छे तरीके से ही आगे बढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया रियाज खान साहब, ज़ीशान का खेल, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दिलास और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।